Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your entry test preparations. Dear students, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो शेयर की थी उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ कॉमसेट्स इस्लामाबाद के जो एडमिशन स्केड्यूल था जो अनाउंस हुआ था वो शेयर किया था। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि कॉमसेट्स के लिए जब आज 31 मई थी तो कॉमसेट्स का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, कॉमसेट्स के लिए अप्लाई नहीं हो रहा। फिर उसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुई जिसके अंदर कॉमसेट्स के तमाम कैंपसेस, कॉमसेट्स के ओवरऑल 7 कैंपसेस है, 7 कैंपसेस के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। उनकी डिफरेंट डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलहदा डेट्स हैं, उनकी जो टेस्ट डेट्स हैं वो अलहदा है, उनकी मेरिट डिस्प्ले की जो डेट्स हैं वो अलहदा है। सो आज की वीडियो में हम लोग कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के ऊपर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड लेंगे अबाउट द प्रोग्राम्स, कैंपसेस का स्केड्यूल क्या है, मेरिट एवेल्यूएशन फार्मूला क्या है, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर कॉमसेट्स एनटीएस। उसके साथ साथ एनटीएस नेट की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, एनटीएस नेट की बेसिस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कॉमसेट्स एनटीएस की बेसिस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू नो अबाउट द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सबसे पहले बात आ जाती है कि वो आती है एडमिशन स्केड्यूल। अब जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की ओवरऑल 7 कैंपसेस है। जो मेन कैंपस है उसको कहते हैं इस्लामाबाद कैंपस, देन कम्स लाहौर कैंपस, एबटाबाद कैंपस, वाह कैंपस, साहिवाल कैंपस, बिहारी कैंपस एंड अटक कैंपस। अब यहाँ पे इनकी लास्ट डेट टू अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन तमाम कैंपसेस की आज से स्टार्ट हो रही है यानी कि 31 मई से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो हर कैंपस के डिफरेंट है। इस्लामाबाद की डिफरेंट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 8 जुलाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने उसमें आपको ब्रोशर भी दिखाया था जिसपे क्लियरली मेंशन था कि 31 मई से एडमिशन स्टार्ट होंगे और 8 जुलाई को आप लोगों का जो लास्ट डेट होगी इस्लामाबाद कैंपस के अंदर अप्लाई करने के लिए। और जो एंट्री टेस्ट की डेट थी वो भी मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। उसके अंदर आप लोगों को कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस के बारे में मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो भी देख लेंगे तो आप लोगों के पास कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आ जाएगा जिसके अंदर ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि बाकी तमाम कैंपसेस की डिटेल्स भी होंगी और आप लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताऊंगी, हाउ कैन यू अप्लाई इन कॉमसेट्स विद एनटीएस बेसिस और कॉमसेट्स एनटीएस की बेसिस पे। दोनों तरह से मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी। सो आप लोगों के पास जो इस्लामाबाद की डेट है वो है 8 जुलाई, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट डेट हम आपके पास इस्लामाबाद के लिए 8 जुलाई और 5, 18 एंड 19 जुलाई, इन 3 डेट्स में आप लोगों का इस्लामाबाद का टेस्ट होगा। अब याद रखें यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों के पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन होता है कि 8 जुलाई लास्ट डेट है और 2nd और 3rd, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के इन 3 में से कोई एक डेट आप सिलेक्ट करेंगे, इट्स नॉट अप टू यू। ये 3 डेट्स पे सिलेक्ट होगा यानी कि आपके पास कॉमसेट्स इस्लामाबाद के 3 टेस्ट होंगे, ठीक है। इन 3 टेस्ट की डिफरेंट डेट्स हैं, 3 एनटीएस लेती है कॉमसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनटीएस आपका होगा 5 जुलाई को, एक 18 को होगा और एक होगा 19 जुलाई को। अब ये हम अप्लाई कैसे करेंगे जबकि लास्ट डेट तो अप्लाई जो है वो है 8 जुलाई। तो अब इसके अंदर हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका प्रोसेस ये होता है कि जब आप 5 जुलाई वाला टेस्ट देख के आएंगे ना तो जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया हुआ है ना उसी पोर्टल पे आप जब अपना साइन इन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट जो आपका 2nd टेस्ट होगा उसका चलान फॉर्म नज़र आ रहा होगा। आपने उस चलान फॉर्म को फिल करना है, चलान फॉर्म को आपने पे करना है तो फिर आप लोगों की 2nd टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिर अगर आपने फर्स्ट टेस्ट के लिए अप्लाई किया होगा ना तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो चुका होगा। आपने चलान तब पे करना है जब आपका जो सा वाला टेस्ट आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो कहता है मैंने पहला वाला एनटीएस नहीं देना, 5 जुलाई का एनटीएस नहीं देना, 18 जुलाई वाला देना, तो वो क्या करेगा, वो पूरा कॉमसेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा 8 जुलाई से पहले पहले। क्या कहा मैंने, 8 जुलाई से पहले पहले, 8 जुलाई से पहले पहले वो कॉमसेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा। फिर उसके बाद जब 5 जुलाई का एनटीएस का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जब वो 18 जुलाई वाला जो वो देना चाहता है उसके लिए 5 जुलाई वाले टेस्ट के बाद वो फ़ौरन अपना कॉमसेट्स का जो पोर्टल है उसको ओपन करेगा और 2nd टेस्ट के लिए जो आपके पास आता है
आपका चलान फॉर्म वो फिल करेगा। फिर उसके बाद जब 18 जुलाई वाला हो जाएगा तो फिर दोबारा से थर्ड टेस्ट के लिए जो आपका चलान फॉर्म है वो आपके पोर्टल पे आएगा, फिर आपने वो थर्ड चलान पे करना है। अगर आपने तीनों देने हैं तो फिर आपको तीनों के लिए पे करना पड़ेगा अलहदा 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 अलहदा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक एक देना है, इंडिविजुअल देना है और इन तीनों में से कोई एक देना है तो फिर आपको सिर्फ उसी का चलान पे करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे प्रोसेस होता है आप एप्लीकेशन प्रोसेस का, ठीक है। अप्लाई आप 8 जुलाई से पहले ही करोगे, ठीक है। और जो बाकी टेस्ट हैं उनके लिए जो डेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। उसके अंदर फिर आपकी चलान फॉर्म की डेट आ जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर चुके होते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कॉन्सर्ट्स लाहौर कैंपस। उसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जुलाई है। 14 जून को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, 12 जुलाई को आपका सेकंड टेस्ट होगा एंड 26 जुलाई को आपका थर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है, ये आप लोगों का सेकंड टेस्ट है और ये आप लोगों का थर्ड टेस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों के थर्ड टेस्ट। अब ये लाहौर वाली डेट जो है ये ऑलरेडी अकोमोडेट हो सकती है, क्योंकि 24 जुलाई से पहले पहले आप 2 टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 26 जुलाई वाली डेट गुजर चुकी होगी, तो इसीलिए आप लोग 24 जुलाई के लिए ऑब्वियसली अप्लाई कर चुके होंगे और उसके लिए आप अपना फॉर्म जो है वो थर्ड टेस्ट के लिए भी आराम से इजीली फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। और अब आप लोगों के पास लाहौर का आराम से कंपनसेट हो जाएगा। सिर्फ इस्लामाबाद वाले में थोड़ा सा इशू है, वो आपको कन्फ्यूजन होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में भी क्लियर कर दिया और मैंने प्रीवियसली इस्लामाबाद वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी क्लियर कर दिया। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई इशू हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एबटाबाद कैंपस। इसकी तो जब हमारे पास इस्लामाबाद लाहौर है ना, ये 2 ऐसे कैंपसेस हैं जिनके अंदर जून जुलाई के अंदर एडमिशन चलता रहता है, ठीक है। और जो बाकी हमारे एबटाबाद, वाह, अटक और साहिवाल और बिहारी, बाकी के जो 4 कैंपसेस है ना, 5 कैंपसेस है, इनके अंदर जो एडमिशन है ना ये जुलाई अगस्त के दरमियान में, जुलाई के लास्ट और अगस्त इन 2 महीनों के अंदर ये वाले कैंपसेस के अंदर चलता रहता है। तो जून जुलाई में सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर ही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो एबटाबाद कैंपस है उसके अंदर 6 अगस्त है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, और उसका फर्स्ट टेस्ट है 12 जुलाई को, दूसरा टेस्ट है 26 अगस्त को और तीसरा टेस्ट है 16 अगस्त को, ठीक है। जो दूसरा टेस्ट है वो 26 जुलाई को और तीसरा टेस्ट है 16 अगस्त को। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों के पास जो पहला टेस्ट है वो आप लोगों का होगा 12 जुलाई को, दूसरा टेस्ट आप लोगों का होगा 26 जुलाई को और तीसरा टेस्ट होगा 16 अगस्त को, ठीक है। इसके अंदर भी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि डेट आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट अगस्त से पहले पहले ही आ रही है, बाद में नहीं आ रही है, ठीक है। सिर्फ इस्लामाबाद में आपको इशू कन्फ्यूजन होगी जो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी जब आप लोग मेरी वीडियो को सुनेंगे और साथ में आप लोग अप्लाई करेंगे ना, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये अभी आप लोग उस कन्फ्यूजन में स्टक नहीं हुए हैं ना, इसलिए आप लोग को समझ ना आए हो सकता है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप लोग हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के लास्ट पे नज़र भी आ रहा है 0304066600, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाह कैंपस है। वाह कैंपस की लास्ट डेट है 11 अगस्त। 11 अगस्त के लास्ट डेट है वाह कैंपस में अप्लाई करने के लिए। पहला टेस्ट होगा 12 जुलाई को, दूसरा होगा 26 जुलाई को और तीसरा होगा 16 अगस्त को। फिर उसके बाद अटक, साहिवाल और बिहारी, इन 3 कैंपसेस में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 अगस्त, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आप लोगों की लास्ट डेट होगी और उसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट जो है अटक का वो होगा 12 जुलाई को, 2 अगस्त को आपका होगा दूसरा टेस्ट और 16 अगस्त को होगा आपका तीसरा टेस्ट, ठीक है। अब जो साहिवाल के वाला कैंपस है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को डिफ्रेंशिएट हो जाए। जो यहाँ पे साहिवाल कैंपस है, साहिवाल कैंपस के अंदर जो डेट्स हैं वो एज इट इज़ सेम हैं जो अटक की हैं, 12 जुलाई, 2 अगस्त और 16 अगस्त, ठीक है। और जो आपके पास विहारी कैंपस है, विहारी कैंपस की डेट्स थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके 2 टेस्ट होंगे। जो विहारी कैंपस है इसके 2 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट होगा 12 जुलाई को और दूसरा होगा 16 अगस्त को। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 डेट्स हैं, एक होगा 12 जुलाई को और एक होगा 16 अगस्त को, ठीक है। और जो आप लोगों की फाइनल क्लासेस हैं वो होंगी 7 सितंबर से तमाम कैंपसेस के अंदर
प्रॉपरली आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। आप लोग अगर एडमिशन के इस जर्नी में जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से कॉमसेट्स के एनटीएस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह 7 सितंबर को आप कॉमसेट्स के अपने डिज़ायर्ड कैंपस के अंदर अपनी डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर अपनी क्लासेस में बैठे और अपना फर्स्ट सेमेस्टर का आगाज़ कर चुके होंगे। इंशाल्लाह ये वक्त आ जाएगा। मुझे अंदाज़ा है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ये कॉन्सर्ट्स की वीडियो देख रहे हैं वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है कि हम कब यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आ जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी आप लोगों को जो ये 3 महीने हैं इसके अंदर अपनी ऑल लगानी होगी। ऑल जो आपने कम बैक करना है ना वो इन 3 महीनों के अंदर करना है। और जिसकी भी फील्डिंग सेट होनी है या जिसने भी आर या पार होना है वो होना ही इन 3 महीनों के बाद है। इन 3 महीनों के बाद पता चलेगा किसका कम बैक हुआ और किसकी फील्डिंग सेट हो गई। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो मेरिट की डिस्प्ले है वो आप लोगों की 18 जुलाई को आप लोगों की इस्लामाबाद की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट है। 28 जुलाई को आपके पास इस्लामाबाद की डेट मेरिट डिस्प्ले हो जाएगी और लाहौर की होगी 10 अगस्त को, एबटाबाद की 18 अगस्त को और वाह की 18 अगस्त को, उसके बाद अटक की 18 अगस्त को और साहिवाल और बिहारी की होगी 20 अगस्त को। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने सारा कुछ ये तो देख लिया, एनडी टेस्ट कब है, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, रिजल्ट कब आएगा। ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमन है, रिजल्ट कब आता है एनटीएस का या कॉमसेट्स का। अगर आप लोग कॉमसेट्स के अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं या एनटीएस के अपने टेस्ट की बेसिस पे, जनरल एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका यूजुअली 1 वीक के बाद आ जाता है। लेकिन चूंकि इस बार हमें एनटीएस नेट ने बहुत तंग किया थ्रू आउट द 3 to 4 मंथ्स, तो हमारे पास जो कॉमसेट्स है ना, कॉमसेट चूँकि यूनिवर्सिटी है और इसने अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल लेके चलना होता है और तो वहाँ पे उन्होंने अपने सारे इश्यूज़ को ऑलरेडी रिजॉल्व करना होता है। कॉमसेट्स का रिजल्ट जो आपको 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट है जनरली एनटीएस का भी मिल जाता है और कॉमसेट्स का जो अपना एनटीएस होता है उसका रिजल्ट भी 1 वीक बाद आपका आ जाता है। यानी कि अगर जिस स्टूडेंट ने 5 जुलाई को टेस्ट दिया है ना तो आफ्टर 7 डेज उसको 5 जुलाई के बाद जो 7 डेज हैं वो जब गुजर जाएंगे देन उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, वो कॉमसेट्स की अपनी वेबसाइट पे जब आप साइन इन करेंगे अपने पोर्टल के ऊपर वहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग इसके एनटीएस की अपनी वेबसाइट पे भी आ जाता है अगर वहाँ पे कोई इश्यूज वगैरह ना चल रहे हो तो। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्रीगेट फार्मूला। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीगेट फॉर द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप लोगों के पास आप लोगों की किस एकेडमिक जो रीजन है, आपका एकेडमिक रीजन है, एंट्री टेस्ट है, आपकी इंटरमीडिएट है, मैट्रिक के मार्क्स, इसमें से कौन सा वाला रीजन है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। आपका जो एंट्री टेस्ट है उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50% वेटेज है आपके एंट्री टेस्ट की और इंटरमीडिएट की वेटेज है 40% एंड 10% वेटेज है आपके मैट्रिक की। हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस। आप लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने जो मार्क्स होंगे जो आपके एनटीएस के अंदर या आपके कॉमसेट्स के एनटीएस के अंदर जो मार्क्स होंगे उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप लोग डिवाइड करेंगे टोटल से। ये टोटल से मैं टीएम लिख रही हूँ और ओएम लिख रही हूँ। ठीक है, ये ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ये आप लोगों की वेटेज निकल आएगी नेट की। फिर इसके अंदर हम प्लस करेंगे इंटरमीडिएट के मार्क्स को। इसके जो ओएम यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से टीएम और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 40 से। तो इससे हमारी इंटरमीडिएट की वेटेज निकल आएगी। लेकिन चूंकि हमने इसको ऐड भी करना है तो इसलिए हम साथ साथ इसको प्लस भी करते जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो आपके मैट्रिक के मार्क्स होंगे उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 10।
जिस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज का मतलब होता है कि हमने 100 में से निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमने वेटेज को उसके जो हमने 100 मल्टीप्लाई करना है उसकी जगह पे हमने वेटेज की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपका इज इक्वल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका निकल आएगा एग्रीगेट। सो इस तरीके से आप लोग मैनुअली अपना एग्रीगेट खुद निकाला करें, इधर उधर की वेबसाइट्स के ऊपर बिलीव ना किया करें। उसका जो वेबसाइट्स हैं वो उनकी ऑथेंटिसिटी या उनकी वेरिफिकेशन इतनी आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, वो आपका एग्रीगेट गलत भी निकाल के दे सकता है। उसकी बेसिस पे आप कहें मेरा तो एग्रीगेट इतना बन रहा था तो फिर मेरा इस प्रोग्राम में एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सो किसी वेबसाइट के ऊपर बिलीव करने के लिए की बजाय, आपको नहीं पता, आप अभी बच्चे हैं, अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अभी आप लोगों को ऑथेंटिक और वेरीफाइड सोर्स हो और अनऑथेंटिक और अनवेरीफाइड सोर्स का नहीं पता। आप अभी भी इस तरह की फेज़ में है कि आप लोग अनवेरीफाइड लिंक्स को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर। आप लोगों को अभी तक इस फेज़ में, तो आप लोग कैसे इस तरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वेबसाइट पे आप अपना एग्रीगेट फार्मूला निकाल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद निकालने की कोशिश करनी है, इससे आप लोग की मेंटल मैथ्स भी गुड होगी, आप लोगों को भी समझ आएगी कि एग्रीगेट एक्चुअली निकलता कैसे है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस तरीके से अपना एग्रीगेट खुद निकालने की कोशिश करनी है और इस तरीके से निकाल के आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपका एग्रीगेट कितना बनता है। जनरल एनटीएस नेट की बेसिस पे निकाल के बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने बात कर ली है एडमिशन स्केड्यूल की और मेरिट फार्मूला की। अब हम बात करते हैं कि जो 7 कैंपसेस हैं इसके अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर होते हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी है वो ऑफर करती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास इस्लामाबाद है, लाहौर है, एबटाबाद है, अटक है, वाह है, साहिवाल है, बिहारी है, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर इस्लामाबाद और लाहौर ऐसे 2 कैंपसेस हैं जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोग्राम्स आपको देखने हैं। एबटाबाद में भी वाह, अटक और साहिवाल और बिहारी, इन 4 कैंपसेस के अंदर जो प्रोग्राम्स है ना वो इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी में नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद और लाहौर, लेकिन कैंपसेस सारे अच्छे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद और लाहौर और एबटाबाद इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स, और वाह, अटक, बिहारी बहुत कम प्रेफर करते हैं स्टूडेंट। बाकी साहिवाल और अटक में भी हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो अटक और साहिवाल के कैंपसेस में भी गए हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर यही करते हैं इस्लामाबाद को, लाहौर को, एबटाबाद को, और बहुत कम वाह को करते हैं। और जो सबसे लीस्ट प्रेफरेंस होती है स्टूडेंट्स की, मैं आपको स्टूडेंट्स का एनालिटिक्स बता रही हूँ, जो हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स कॉमर्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं और गए हैं, उन्होंने ये इन कैंपसेस को सिलेक्ट किया, जैसे साहिवाल है, वह बिहारी है। और साहिवाल कैंपस के बारे में या बिहारी कैंपस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बताते हैं कि ये कैंपस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये ज़रा बैकवर्ड एरिया से है तो इनका पता नहीं कैंपस अच्छा होगा या नहीं, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ हैं कि जो साहिवाल कैंपस है ये बहुत अच्छा कैंपस है, और वहाँ पे जो कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं स्पेशली वो बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। ये स्टूडेंट्स के खुद के रिव्यूज़ हैं। इस्लामाबाद और लाहौर तो जो है ही है ना, उसकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी है ना, लेकिन जो साहिवाल कैंपस है ना, स्टूडेंट्स की नज़र में, जो अटक, साहिवाल और बिहारी ये 3 कैंपस है ना, ये स्टूडेंट्स की नज़र में ऐसा इनको लगता है कि ये कैंपस थोड़े सब कैंपसेस हैं चूँकि, और ये थोड़े से इतने ग्रूम्ड नहीं हैं या इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो साहिवाल कैंपस के बारे में मैंने सुना है और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लिए हैं, तो उनके मुताबिक साहिवाल कैंपस के अंदर स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। बाकी आप लोगों में से अगर कोई कॉमर्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और साहिवाल कैंपस में या अटक में या बिहारी कैंपस में पढ़ रहा है, या आपका कोई सीनियर या कोई फ्रेंड वगैरह पढ़ रहा है, तो आप उससे भी पूछ के ज़रूर बताइएगा कॉमर्स यूनिवर्सिटी के साहिवाल कैंपस या अटक या बिहारी कैंपस के रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इससे हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स की। एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर जो आप लोगों के पास कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को इस्लामाबाद के अंदर ऑफर होता है कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, accounting and finance, psychology, media and communication studies, English, international relations, mathematics with data science, electronics and computing, chemistry, physics, bioinformatics, biosciences, remote sensing and geographic information system, and bachelors of architecture, design,
फाइन आर्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइन, ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं इस्लामाबाद कैंपस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाहौर कैंपस। लाहौर कैंपस के अंदर जिस जिस प्रोग्राम के आगे टिक मार्क है ना, इट मीन्स कि ये प्रोग्राम इस कैंपस के अंदर ऑफर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाहौर। लाहौर में कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये लाहौर के अंदर जो है ना, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद लाहौर कैंपस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ कॉमर्स के लाहौर कैंपस के अंदर है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस और मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, इसके प्रोग्राम के बारे में भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, एंड आई वांट टू टॉक टू यू विद दिस फील्ड, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, एंड यहाँ पे एक और फील्ड आती है मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि क्या हमने, अगर हमने ये वाली फील्ड सिलेक्ट किया तो क्या हमारा एडमिशन डेटा साइंस में हुआ है? नहीं, आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन आप लोगों को इकोनॉमिक्स के साथ डेटा साइंस का वर्ड लगा के इसको एक बहुत खूबसूरत नाम देने के लिए और आप लोगों को इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को इसके नाम के साथ डेटा साइंस लगाया जाता है। जो स्टूडेंट्स इसके स्कोप के बारे में पूछते हैं, मैं इसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगी। तो इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, जब आपके पास दो फील्ड्स मिक्स हो जाती है ना, तो उसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो डोमिनेट करते हैं ना, वो आपको वही पढ़ाए जाते हैं जो उसके अंदर जो कोर फील्ड होती है ना, जो डोमिनेटिंग होती है, वो फील्ड पढ़ाई जाती है। और जो कम उसके अंदर होता है, जिसको बाद में ऐड किया गया होता है, लाइक इकोनॉमिक्स जो है ये खुद एक फील्ड थी, उसके साथ इन्होंने डेटा साइंस को मिलाया। तो आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें डेटा साइंस के थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स ऐड कर देंगे, डेटा साइंस का थोड़ा सा आपको टच दे देंगे। सो अगर आप लोगों का वाकई एक एम है कि आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तो डेटा साइंस तक का मेरिट लेके जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका एडमिशन डेटा साइंस के अंदर हुआ है, या मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन डेटा साइंस में हुआ है। मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस का मतलब है कि आपका एडमिशन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही हुआ है, लेकिन मैथ्स के अंदर आपको साथ में डेटा साइंस के सब्जेक्ट्स भी थोड़े बहुत पढ़ाए जा रहे हैं। मेन फील्ड डेटा साइंस की अपनी फील्ड है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो मैं आपको दे रही हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती, और वो यही समझते रहते हैं कि हमारा एडमिशन डेटा साइंस में हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कंबाइंड फील्ड होती है, आप लोग अगर, और वो नहीं आई होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस और मैथ्स विद डेटा साइंस वाली इस तरह की जो फील्ड्स हैं, अब ये नहीं आनी शुरू हुई हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर रही हैं कि कंप्यूटिंग फील्ड्स को एक नॉर्मल सी फील्ड है, जैसे इकोनॉमिक्स की फील्ड है, इसके अंदर साथ कंप्यूटिंग फील्ड का नाम अटैच करके, तो ये आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी किसी भी कंबाइंड फील्ड के अंदर, जिसके अंदर दो फील्ड्स कंबाइन हो रही हो, जो कम्बिनेशन हो दो फील्ड्स का, तो लाजमी तौर पर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके उस फील्ड के बारे में, उसके जो कोर्स आउटलाइन है उसको लाजमी पढ़ें, और देखें कि क्या जो डेटा साइंस का अपना कोर्स आउटलाइन है और जो इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस का कोर्स आउटलाइन है, क्या ये दोनों मैच करते हैं, क्या इसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट डेटा साइंस के आ रहे हैं या नहीं। आपको खुद आइडिया हो जाएगा फिर कि वो आप लोगों को नज़र आएगा कि इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे और डेटा साइंस के बहुत कम होंगे। तो आप लोगों ने इस तरह की फील्ड जो आपके सब्जेक्ट से मैच करती हो, अगर वो कंबाइंड फील्ड हो, तो अपने सब्जेक्ट को पहले नोट डाउन कर लेना कोर्स आउटलाइन चेक करके। आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स आके क्वेश्चन करते हैं कि हमें समझ नहीं आती है कि हम लोगों ने कौन सा प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करना है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट हमारे पास सिलेक्शन, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि हम ये फील्ड में जा सकते हैं, हमारा मेरिट बन गया, कौन सी फील्ड को चूज़ करें। तो आप लोगों को जो इस तरह की कन्फ्यूजन से निकलना हो, तो आप लोगों को मैं ये टिप दे रही हूँ, इसको लिख लें कहीं पे, कहीं कॉपी पेंसिल से नोट कर लें, अपने मोबाइल के अंदर नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप के अपने नंबर के ऊपर अपने मैसेज करके, टेक्स्ट करके इसको पिन कर दे कि इस तरीके से अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। आप लोगों को जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है,
आप उस फील्ड को चेक करें पहले कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। फिर किस यूनिवर्सिटी में जाना है वो आप लोगों ने उसकी बाकी पैरामीटर्स को चेक कर लेना कि आपके ट्रांसपोर्ट, उसकी फ़ीस और जो स्कॉलरशिप और अदर थिंग्स जो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए चेक करते हैं। थर्डली, आपने फील्ड से सेलेक्ट करते वक्त आपने पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, आपने ये देखना है कि आप जिस फील्ड में अप्लाई करने जा रहे हैं, अब आपके पास दो फील्ड हैं तो आप कंफ्यूज है ना, तो आप कोर्स आउटलाइन देखें। कोर्स आउटलाइन के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आपकी मिजाज के लग रहे हैं, आपके इंटरेस्ट के लग रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च करें। वो देन अपना जो करियर है, अपना जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करें। और फिर अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले पहले उसके थोड़ी उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और हाउ नाउ लेते रहें। आपके पास पूरा इंटरनेट है, पूरा चैट जीपीटी, जेमिनी, इस तरह की जो एआई टूल्स हैं, ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशंस के लिए हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन को काउंटर चेक और क्रॉस चेक करते रहें और अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा करते रहें। यूनिवर्सिटी से जाने से पहले खुद को इतना ग्रूम कर ले कि आपको अपनी एटलीस्ट फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत हाउ नाउ होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं प्रो टिप्स दे रही हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एबटाबाद कैंपस की। लाहौर कैंपस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस तक पहुंचे थे हम। फिर देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, साइकोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देन नेक्स्ट फील्ड हमारे पास यहाँ पर जो लाहौर कैंपस के अंदर आती हैं वो उसके बाद हमारे पास बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है और इंटीरियर डिज़ाइन है। फाइन आर्ट्स लाहौर में नहीं है और फार्मडी का प्रोग्राम भी लाहौर में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एबटाबाद कैंपस। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीडीए है, इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, जियोफिजिक्स है, जियोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको आप एमएलटी भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में, बायोटेक्नोलॉजी है। और उसके अलावा आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट से कोई फील्ड ऑफर नहीं की जाती है एबटाबाद कैंपस के अंदर। और फार्मडी है, फार्मडी सिर्फ दो कैंपसेस में ऑफर होती है, एक लाहौर में और एक एबटाबाद। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास वाह कैंपस। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, साइकोलॉजी। और उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं ऑफर किया जाता, बस इसके अंदर इतने ही प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट अटक के अंदर कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, बस यही प्रोग्राम है, उसके बाद कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता। उसके बाद साहिवाल के अंदर कंप्यूटर साइंस है। अब साहिवाल कैंपस के अंदर ना साइबर सिक्योरिटी है, ना डेटा साइंस है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जस्ट कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मीडिया एंड इंग्लिश। फिर उसके बाद मैथ्स एंड मैथ्स विद डेटा साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। दिस इज़ द ओनली प्रोग्राम जो आपको सिर्फ साहिवाल के अंदर ऑफर किया जा रहा है, बाकी किसी और कैंपस के अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था डिफरेंट कैंपसेस के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। उसके अलावा आपके पास साहिवाल कैंपस के अंदर बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, उसके बाद बिहारी के अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और कोई कंप्यूटिंग प्रोग्राम नहीं है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, मैथ्स विद डेटा साइंस है। उसके बाद एग्रीकल्चर है और जियो एनवायरमेंटल साइंसेज है और बायोटेक्नोलॉजी है। सिर्फ ये प्रोग्राम्स आपको बिहारी कैंपस के अंदर ऑफर किए जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द आप लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट, जिसके लिए आप लोग बेहद मुंतज़िर हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर कॉमर्स यूनिवर्सिटी। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, यहाँ पे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ना, जब आप लोगों का जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि जो आपकी इंजीनियरिंग फील्ड्स होंगी, जैसे इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सिविल है, इन फील्ड्स के लिए आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे और बाकी जो कंप्यूटिंग फील्ड है उसके अंदर 50%। जो आपके पास फार्म डी है उसके अंदर आपको 60% रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये आप लोगों को हर
जो आपका प्रोग्राम है ना, आप लोगों के पास ये मैंने आप लोगों के सामने ये वाला पोर्टल ओपन किया है ना, ये वाला पोर्टल आपने ओपन करना है, जिस पोर्टल से के थ्रू आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने कॉमसेट्स के एडमिशन वाले पोर्टल के ऊपर कैसे आना है, आप लोगों ने सिंपली admissions.comsats.edu.pk, ये वाली ये जो आपको ऊपर टॉप पे ये लिंक नज़र आ रहा है, आपने इस लिंक के ऊपर आना है। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स के अंदर ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक नज़र आ रहा होगा टैब, आपने इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने आएंगे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो सिर्फ क्लिक करने पे आपको शो होगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम है। जैसे अभी ये देखें, मैंने ये बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर खोला है ना, अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको स्क्रीन पे हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ना, ये जब देखें मैं आप लोगों के सामने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्ड नज़र आ रहा है ना, इस पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक पॉपअप में एक मैसेज शो होगा जिसके ऊपर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा, साथ में आपके पास वो भी लिखा होगा जो इसका फॉर्मूला होगा, मेरिट फार्मूला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो सारा कंप्लीट लिखा होगा। ठीक है, ये मे भी आपको नज़र ना आ रहा हो क्योंकि वो पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर उसको जो है ना शो नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने ना इस तरीके से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। मीनवाइल आप लोगों के पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी लिस्ट है, आप लोग ये कॉमसेट्स के प्रोस्पेक्टस के अंदर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसके अंदर आप लोगों के पास जो 60% वेटेज 60% आप लोगों को मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे आपके, और आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की होगी तो ही आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया गया कि ये वाला जो प्रोग्राम है किस किस कैंपस में ऑफर किया जाता है, इस्लामाबाद में और एबटाबाद में। फिर इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो उसमें भी आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम, केमिकल में भी सेम है, सिविल में भी सेम है। देन जब आपकी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यानी कंप्यूटिंग फील्ड्स की बारी आती है तो उसमें वो आपको क्लियरली मेंशन कर देता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मैथ्स। और अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने प्री मेडिकल के या तो वो अपने इंटरमीडिएट के अंदर जो प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ अपीयर हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के कोर्स पहले 2 सेमेस्टर के अंदर क्लियर करने होंगे। और कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं क्योंकि एक तो ये आपको मेडिकल फील्ड्स भी ऑफर करती है, जैसे एमएलटी है, फार्मडी है, उसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, और जो उसके अलावा बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स भी ऑफर करती है। उसके अलावा आपको ये बेनिफिट भी होता है कि आप लोगों ने अगर एडिशनल मैथ्स नहीं दिया ना, प्री मेडिकल के स्टूडेंट को बहुत मसला होता है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को, तो अगर आप लोगों ने अगर प्री मेडिकल का सब वो नहीं दिया हुआ ना, सॉरी मैथ्स का, अगर आप लोगों ने एडिशनल मैथ्स का पेपर नहीं दिया हुआ तो फिर आप लोगों को मेडिकल का जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे उनको पहले 2 सेमेस्टर में मैथ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एडिशनल मैथ्स का पेपर दे के गैप ईयर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते ना कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर, वो फिर उनको इस तरीके से करना पड़ता है, उनको गैप लेना पड़ता है। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में खासतौर पर ऐसा होता है, कंप्यूटिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो आपका कंपनसेट हो जाता है जब आप अपने जो कोर्सेज है उसको पहले 2 सेमेस्टर में क्लियर कर लेते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके क्रेडिट आवर्स को काउंट करती हैं, कुछ नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। इसके अंदर जो अब आप यहाँ पे मोस्टली मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम बताऊंगी, मैनेजमेंट साइंसेज है, इसके अंदर आप लोगों को 50% वेटेज रिक्वायर्ड होगी, एज यू कैन सी देयर। फिर उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स है तो इसमें भी देखिए आपको 50% जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं इंटर में। ठीक है, डेवलपमेंट स्टडी है, इसमें भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। देन साइकोलॉजी है, इसमें भी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंग्लिश के अंदर भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और जो यहाँ पे जो बीएस केमिस्ट्री है इसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल लाजमी की हो। आईसीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्प्लीटली केमिस्ट्री, और आईसीएस के स्टूडेंट्स ने अपने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री का लफ्ज़ भी नहीं सुना होता इंटरमीडिएट के लेवल पे, तो आप लोगों के लिए फिर ये आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो केमिस्ट्री के अंदर कभी अप्लाई नहीं कर सकते। आईसीएस के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पूरे अप्लाइड साइंसेस के डिपार्टमेंट में नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद स्टैट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी 50% की वेटेज
वेटेज नहीं, 50% तक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए आपने कम से कम 50% मार्क्स लिए हों इंटरमीडिएट के अंदर और मैथ्स पढ़ी हो। मैथ्स विद डेटा साइंस के अंदर भी इंटरमीडिएट में आपने 50% तक मार्क्स लिए हों विद और विदाउट एड मैथ्स। उसके बाद जियोलॉजी के अंदर एफएससी प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स। उसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद द बीएस जियोग्राफिक। उसके बाद आप लोग के पास रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आ जाता है, जिसके अंदर 50% वेटेज आपकी इंटरमीडिएट के अंदर रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसके अंदर भी 50% जो मार्क्स हैं आईसीएस में होने चाहिए। ये इंटरमीडिएट विद फिजिक्स और मैथ्स फ्रॉम एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट। सेम इज द केस विद द बीएस फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स आपने लाजमी पढ़ी हो। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो प्रोविजनली हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर उनको वो पढ़ना पड़ेगा, नॉन क्रेडिटेड आवर का मैथ्स का कोर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स, ठीक है। उसके बाद हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम है, इसके अंदर आपके पास जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम है, इसमें भी 50% वेटेज 50% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल। यहाँ पे जितने मैं आपको हेल्थ साइंसेज के बता रही हूँ ना, इसमें सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ना इंजीनियरिंग ना आईसीएस, कोई और नहीं अप्लाई कर सकता, सिर्फ प्री मेडिकल। क्योंकि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है या आईसीएस पढ़ी है, आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, आपने साइंसेज भी पढ़ी हुई, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने साइंसेज पढ़ी हैं। एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स 50% मार्क्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में बस। उसके अलावा प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, इन दोनों में से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है विद 50% मिनिमम मार्क्स। फार्म डी के अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फार्म डी के अंदर आपको 60% वेटेज मिनिमम आपको मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों ने फार्म डी के अंदर 60% तक मार्क्स अगर आपके होंगे इंटरमीडिएट में विद प्री मेडिकल। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते ना आईसीएस वाले, सिर्फ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स पे 60% पे मिनिमम मार्क्स इन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी 50% मार्क्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी और एमएलटी के अंदर भी, लेकिन सिर्फ प्री मेडिकल के स्टूडेंट। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, यहाँ पे थोड़ी सी गेम उलट जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका सिर्फ टेस्ट नहीं होता, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है वो अपना टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। सो इंटरमीडिएट में आपने एफए किया, एफएससी किया, आईसीएस किया, आईकॉम किया, डिप्लोमा किया, ए लेवल के स्टूडेंट है, 60% मार्क्स के साथ आप अगर आपने इंटरमीडिएट को क्लियर किया, यू कैन गो टू दिस फील्ड जो कि बीएस आर्किटेक्चर की है। लेकिन इसके अंदर आपको 6 क्रेडिट आवर का मैथ्स का कोर्स जो है वो उसको कंप्लीट करना होगा, उसको फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर, अगर आपने मैथ्स अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर नहीं पढ़ी हुई तो। इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है, बस उसके अलावा कोई मसला नहीं है। आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर भी 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट के अंदर, उसके अलावा आपने एनटीएस का टेस्ट देना, और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट का अपना टेस्ट होता है जिसको कैट का टेस्ट कहते हैं, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, इसके अंदर पेयर होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द सेक ऑफ योर एडमिशन। उसके बाद अगर मैंने आप लोगों को जो मेरिट फार्मूला बताया, मोस्ट होता वो सबका यही सेम है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन जो आप लोग का आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन प्रोग्राम है ना, इसके अंदर आपकी जनरल मेरिट वेटेज चेंज होती है। आप लोगों की जो एकेडमिक्स होती है वो 30% होती है, जिसके अंदर 3% आपका मैट्रिक होता है, 12% इंटरमीडिएट होता है और 15% एनटीएस होता है, ये आपकी एकेडमिक वेटेज होती है। उसके बाद जो आपका क्रिएटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है उसकी 70% वेटेज होती है, जिसके अंदर 25% आपका ड्राइंग आता है, 10% राइटअप आता है, 30% इंटरव्यू आता है और 5% आपका पोर्टफोलियो आता है। सो ये आप लोगों का सारा मेरिट फार्मूला होता है और मेरिट क्राइटेरिया होता है। जो हमने अब आप बात कर लिया इस सारे प्रोसेस के बारे में, अब हम फाइनली मूव करते हैं हाउ टू अप्लाई इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी। अब कॉमर्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप लोग आएंगे admissions.comsets.edu.pk के लिंक के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है admissions.comsets.edu.pk, आप लोग के सामने पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले तो चूज़ करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। ऑब्वियसली आप तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट्स हैं ये यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों ने BS को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप BS को सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके सामने
मल्टीपल कैंपसेस की ऑप्शन आ जाएंगी। देखें, आप लोगों ने इस्लामाबाद में अप्लाई करना है, एबटाबाद में अप्लाई करना है, लाहौर में करना है, विहारी में करना है, साहिवाल में करना है, अटक में करना है, वाह में करना है, जिस भी कैंपस में करना है आपको लहदा अप्लाई करना पड़ेगा। इस्लामाबाद के लिए आपको लहदा पोर्टल बनाना पड़ेगा, एबटाबाद के लिए लहदा पोर्टल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एट अ टाइम एक ही पोर्टल से डिफरेंट कैंपसेस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया है इसमें इस्लामाबाद कैंपस, तो मैंने इस्लामाबाद कैंपस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे एंटर करना है नेम, और साथ में आप लोगों ने अपना लॉगिन के लिए जो भी आप लोगों ने अपना एंटर करना है, लॉगिन साइन इन ईमेल आपने एंटर करना है अपना, यहाँ पर जो भी आप लोग अपना लगाना चाहते हैं वो आप लोगों ने, आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है साइन इन करने के लिए, लॉगिन के लिए आप वो लिख लें। आप लोगों ने अपना ईमेल डालना है, आप ईमेल डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना जो कि वैलिड होना चाहिए वो, और वो ऐसा ईमेल होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहे तो उनको आसानी हो आप लोगों से कांटेक्ट करने में। उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना जो भी आप इस पोर्टल के लिए, कॉमसेट्स के पोर्टल के लिए रखना चाहते हैं, उसी पासवर्ड को आपने रीटाइप करना फॉर कंफर्मेशन। और देन लास्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जो कैप्चर कोड नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे आपको पर्पल पिंक कलर का नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना। अगर कोई स्मॉल लेटर है तो उसको स्मॉल लिखना है, कोई कैपिटल है तो उसको कैपिटल लिखना है, जो नंबर है उसको नंबर लिखना है, अगर कोई सिंबल है तो सिंबल एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि लिखा है इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, Ctrl+C+V कर देना है। देन आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है गेट रजिस्टर पे। जैसे ही आप लोग गेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप लोगों का साइन इन हो जाएगा। जब आप लोग साइन इन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके से आपका पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप लोगों को कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्लीटली मेंशन की गई हैं कि आप लोग का पूरा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, तो आप लोगों को कैंपस विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के पास स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स हैं। पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, देन आपकी एड्रेस डिटेल्स आएंगी, फ़ोटो अपलोड होगी आपकी, जो आप लोगों ने अपनी फ़ोटो आईडी जो आपकी अपनी पिक्चर होगी वो फोटोग्राफ होगा, फिर एजुकेशन डिटेल्स होगी जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक और इंटर को फिल करेंगे, फिर एनटीएस की डिटेल होगी कि कॉमसेट्स की बेसिस पे अप्लाई करना है या एनटीएस की टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करना है या दोनों की टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करना है, फिर प्रोग्राम चॉइसेस होंगी कि हमारे प्रोग्राम जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसकी फ़ीस क्या होगी वो भी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे लेबर कोटा आ जाता है। लेबर कोटा जो होता है ये कॉमसेट्स की तरफ से एक स्कॉलरशिप होती है जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके गार्डियन या फादर जो होते हैं वो किसी फैक्ट्री वगैरह में या किसी लेबर वर्क में, लेबर कैटेगरी के अंदर वर्क करते हैं, तो वो उनके लिए ये स्कॉलरशिप होती है जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। उसके अलावा अदर डिटेल्स होंगी, अब वो अदर डिटेल्स के अंदर वो यही होगा, लेबर कोटा के लिए आपसे सारी डिटेल्स पूछेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, फिर आप लोगों के पास आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। आपने जितने भी हम आपने डॉक्यूमेंट्स आपको बोलेगा वो सारे अपलोड करेंगे। उसके बाद फ़ीस की कंफर्मेशन होगी और लास्ट में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे उसने मेरिट फार्मूला अगेन बता दिया, 10% मैट्रिक, इंटरमीडिएट 40 एंड एनटीएस नेट 50, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आप लोगों में से यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि applicants of intermediate with pre-medical given additional maths paper shall apply as result awaiting candidate based on their intermediate part 1। अब चूंकि पार्ट 1 में आप लोगों ने बायो का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, अब आप लोगों ने साथ में एडिशनल मैथ्स भी दिया और उसकी बेसिस पे आप लोग उन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं जिसके अंदर मैथ्स की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया। तो आप लोग अपना वहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे रिजल्ट, वो करेंगे रिजल्ट अवेटिंग का, ठीक है। जब आप रिजल्ट अवेटिंग का करेंगे तो फिर आपके एडिशनल मैथ्स के मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और जो अगर पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं वो रिजल्ट अवेटिंग है तो वो रिजल्ट अवेटिंग के चेक मार्क को टिक करेंगे, वो मैं अब आप लोग को बताऊंगी पूरा कंप्लीट। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताइए ताकि आप लोग थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे अपने मार्क्स वगैरह एंटर करेंगे, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच ना किया और वो कम हुआ तो आप लोग फिर आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान से डालिएगा अपनी इन्फॉर्मेशन सारी, और क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करी तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वो आपका फॉर्म आगे मूव ही नहीं करेगा। सो यहाँ पे आप लोगों के पास पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी जिसके अंदर आप लोगों को नाम आएगा, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, योर CNIC, फादर CNIC, मोबाइल नंबर, बाकी चीज़ें मैंने दिखा रही ड्यू टू यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस एंड पॉलिसीज़, यू नो। फिर उसके बाद जब आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगी तो आप लोगों ने क्लिक करना है सेव एंड मूव नेक्स्ट।
अकाउंट टाइटल एंड बैंक नेम वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के पास नेसेसरी नहीं है, आप लोग के पास ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज ऐसे छोड़ दें, सेव एंड मूव नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जिस भी प्रोग्राम के जिस भी डिटेल्स के साथ ये वाला स्टार लगा हुआ है ना, ये रेड वाला स्टार, जिस भी प्रोग्राम के साथ ये वाला स्टार लगा है इसका मतलब है कि ये नेसेसरी है। अगर आपने इसकी इन्फॉर्मेशन को फिल आउट नहीं किया तो ये आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल्स की तरफ, जो कि हमारी एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल के अंदर आपने अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे अपना सिटी चूज़ करना है, फ़ोन नंबर चूज़ करना है। अगर आप लोगों का मेलिंग एड्रेस यानी कि जहाँ पे भी आपने अपना, अगर आपको कोई मेल आती है वाया पोस्ट, तो आप लोगों को कहाँ पे किया जाए, तो अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस ही है तो आप लोग यहाँ पे चेक मार्क करेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस। जो आपका यहाँ पे एड्रेस होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अपने फादर और गार्डियन का एड्रेस की बात करें तो अगर आपके पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ पे भी आप सेम एज परमानेंट एड्रेस करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर डाली है वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अपने फादर या अपने गार्डियन, जो भी आपके गार्डियन है, अगर आपके फादर नहीं है तो, अगर आपके गार्डियन है तो उनका फ़ोन नंबर एंटर कर देना। देन सेव एंड मूव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप लोगों के पास वो कहेगा आपकी अपनी फ़ोटो अपलोड करें। जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, देन आप मूव एंड नेक्स्ट पे करें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, यहाँ पे आप लोगों को ये मसला आना है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन बाद में पूछना है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, वो ये है कि जब आप पिक्चर अपलोड करेंगे पिक्चर अपलोड नहीं होगी, उसकी अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, वो अब आपने सॉल्व कैसे करना है। आप लोगों ने फर्स्टली यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि आपने फ़ोटो कैसे लगानी है, लेकिन यहाँ पे साइड पे आप लोगों को ये ज़रूर बताया गया कि कैसी होनी चाहिए। Candidate must provide the color photograph with blue background that is not more than 6 months old। अब ये नहीं करना कि आप अपनी 10th क्लास की पिक्चर को यहाँ पे पकड़ के लगा दें। आप लोग यूनिवर्सिटी में अपेयर होने जा रहे हैं, आपकी बहुत सारी फिजिकल अपेयरेंस, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत चेंज हुआ है, तो आपने 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी पिक्चर नहीं अपलोड करनी और आपकी पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड से होनी चाहिए। ब्लू एंड वाइट बैकग्राउंड्स आर ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड्स, आपकी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ के ऊपर किसी तरह की स्टैंप नहीं लगी होनी चाहिए, उस पर कुछ भी रिटर्न नहीं होना चाहिए, कुछ भी किसी तरह के मार्क्स, किसी तरह के स्टेपलर के निशान नहीं होने चाहिए, ना किसी तरह से वो फटी या पुरानी या टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पिक्चर लगानी है आपने। और आपकी 70% ऑफ द फोटो आपकी नज़र आनी चाहिए, यानी आपका फेस नज़र आए और जो शोल्डर तक आप लोगों का पूरी पिक्चर नज़र आनी चाहिए। ठीक है, नॉट पर्सनल पोर्ट्रेट स्टाइल, कोई ग्लैमर शॉट नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे किसी फैशन शो के अंदर अपना फोटोशूट नहीं करवाना। आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल सी, आपका फेस सामने हो, आईज आपकी नज़र आ रही हूँ, आपका पूरा प्रॉपर फेस नज़र आ रहा हो, बिल्कुल अच्छे से ब्लर ना हो, आपका कहीं से भी आपका जो सर है वो टेढ़ा ना हो, रोटेटेड ना हो, आपके पीछे कोई शेडो ना हो, फेस पे शेडो ना हो, आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, आपके उस चेहरे पे किसी तरह के भी एक्सप्रेशन ना हो, रेज्ड आईब्रोज, और जब आप लोग पोजेस के साथ जिस तरह से हम सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स बनाते हैं उस तरह की पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। आपका फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम वेल करते हैं तो क्या हम ऐसे किस तरीके से पिक्चर अपलोड करें, तो पिक्चर में आपको वेल रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके बाद आइज़ आपकी ओपन होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए, आपके बाल जो हैं वो स्टाइलिंग के साथ आपके बाल आपकी आंखों को कवर ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन याद रखें कि जो पिक्चर होती है ना ये आपकी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होती है, तो ये आप लोगों की वेरीफाई ना हो तो आपकी एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाता है और मेजर इशू आता है। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपका फुल हेड फ्रॉम टॉप टू हेयर्स टू शोल्डर, आप टॉप ऑफ हेयर टू शोल्डर्स तक आपकी पूरी फ़ोटो होनी चाहिए। सन ग्लासेस ना लगे हों जिससे आपकी आइज़ कवर हो जाए, ना ही हैट हो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे से सर कवर हो जाए, और आपकी फ़ाइल जो है वो जेपैग जेपीजी या पीएनजी इसमें से होनी चाहिए। आप लोगों ने वहाँ पे इस पिक्चर को अपलोड कर देना। अगर फॉर एग्जांपल नहीं होती है तो आप लोगों ने इसको रिफ्रेश करना है, तो आप लोग दोबारा करेंगे तो हो जाएगा अपलोड। ठीक है, इसमें ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देन मूव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारी एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगे। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट्स जो है वो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो रिजल्ट अवेटिंग एप्लीकेंट्स के अंदर अप्लाई करके एफएससी पार्ट 1 की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एफएससी पार्ट 1 के अंदर किसी में एफ ग्रेड लगा है, सप्ली आई हुई है, तो वो कॉन्सर्ट्स में अपने अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है,
और आप लोग जब यहाँ पे अपने मार्क्स अपलोड कर रहे होंगे ना, अगर आपके मार्क्स वैसे ही कम हुए ना 60 या 50% से, तो उसने आपकी वैसे ही यहाँ से मूव नहीं करना आगे, उसने सेव एंड मूव नेक्स्ट करना ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिखा है इफ़ यू चेंज और अपडेट योर एजुकेशनल डिटेल एट एनी टाइम योर प्रोग्राम चॉइसेस विल बी रीसेट फॉर ऑल कैंपसेस अप्लाइड एंड यू हैव टू सिलेक्ट प्रोग्राम चॉइस अगेन। अगर आप लोगों ने एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर किसी भी तरह की चेंजेस की, तो आप लोगों को सारी अपनी जो प्रोग्राम चॉइसेस हैं, यानी कि अपनी प्रेफरेंसेस हैं, वो अपने जो जिन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट कैंपसेस के अंदर, वो आपकी सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपने एसएससी की डिग्री चूज़ करनी है, मैट्रिक थी या ओ लेवल थी। फिर उसके बाद आपने साइंस या आर्ट किस में अप्लाई किया, वो आपका इंस्टीट्यूट क्या था, मैट्रिक का रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या था, टोटल मार्क्स क्या थे, ऑब्टेन मार्क्स क्या थे। सेम इज़ ए केस विद इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गई है तो सारा लिखेंगे एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर फिल किया। और अगर रिजल्ट अवेटिंग है तो सिलेक्ट करेंगे डिग्री, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था, डिग्री सेलेक्ट की, ए लेवल किया था, आईसीएस किया था, एफएससी किया था, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डिग्री सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे, किस इंस्टीट्यूट से किया, इंटरमीडिएट का रोल नंबर क्या था जो फर्स्ट ईयर का, जिसकी बेसिस पे, क्योंकि आपने रिजल्ट वेटिंग को चेक मार्क कर दिया तो यहाँ पे रोल नंबर फिर आपका फर्स्ट ईयर का आएगा। फिर उसके बाद पासिंग ईयर क्या है, यानी कि अब यहाँ पे पासिंग ईयर आपने मेंशन करना है 2026 को, क्योंकि आप लोग इस साल अपने इंटरमीडिएट को क्लियर करने जा रहे हैं। और मार्क्स आपने एंटर करने हैं उसमें, क्योंकि आपने रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को वो कह रहे हैं पुट पार्ट 1 टोटल मार्क्स, तो आप लोगों ने पार्ट 1 के टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स एंटर करने हैं और पार्ट 2 का रोल नंबर एंटर करना है, ठीक है। सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करेंगे। पार्ट 2 का रोल नंबर, आप लोगों को रोल नंबर स्लिप तो आई होप सो कि मिल गई होंगी, तो वो आप लोगों ने एंटर कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एनटीएस की डिटेल। अब यहाँ पे आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर ये जो आपको सबसे ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, वांट टू रजिस्टर और अपीयर फॉर एनटीएस टेस्ट वाया कॉमसेट्स, यानी कि आप लोग कॉमसेट्स का एनटीएस दे के फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर यानी कि आप लोग अगर कॉमसेट्स का एनटीएस देना चाहते हैं तो ये येस पे क्लिक करेंगे। ये येस पे क्लिक करने के बाद आपका एनटीएस का चलान, कॉमसेट्स के एनटीएस का चलान आ जाएगा। और अगर आप लोग एनटीएस जो आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है उसको आप पास कर चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, उसकी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं नो पे, तो फिर आप लोगों को ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। फिर इसका मतलब ये होगा कि आप कॉमसेट्स एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई नहीं करना चाहते, आप एनटीएस नेट जो जनरल होता है उसकी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब जो भी प्रीवियस मंथ का आपने एनटीएस दिया है उसका रोल नंबर होगा, आपके पास रोल नंबर स्लिप तो होगी ऑफ कोर्स। फिर उसके जो टेस्ट टाइप है, आपने किस तरह के टेस्ट का दिया, इंजीनियरिंग का दिया, मेडिकल का दिया, आर्ट्स का दिया, जो भी आपने दिया उसको सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपके मार्क्स कितने आए थे, ऑफ कोर्स वो 100 मार्क्स का होता है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स आपसे सिर्फ पूछे हैं। अब आपका टेस्ट किस डेट को था, आपने वो टेस्ट डेट लिख देनी है, ठीक। और उसके बाद आप लोगों ने वो चूंकि मई में दिया तो मई लिख देना है, फिर 2026 में। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोगों का, अगर आप लोग रजिस्टर हैं एनटीएस के टेस्ट में लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, यानी कि फॉर एग्जांपल आप जून का टेस्ट दे रहे हैं और अभी जून का टेस्ट देना है, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एनटीएस के अंदर, लेकिन अभी तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, तो आपने उसके एनटीएस के टेस्ट का सेंटर नेम लिखना है और अपना रोल नंबर लिखना है। और ये सारी चीज़ों को आपने फिल आउट करके आप लोगों ने इसको नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएंगी प्रोग्राम चॉइसेस। अब प्रोग्राम चॉइसेस के अंदर वो कहता है, अब यहाँ पे ना प्रोग्राम्स आपको सिर्फ वही शो करेगा जो जिसके अंदर आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं यहाँ पे अगर आप दिखाऊंगी ना तो आप लोगों को प्रोग्राम चॉइसेस नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप लोगों का के मार्क्स अच्छे होंगे ना तो आप लोगों को वो सारे, वो जिसमें आप एलिजिबल होते होगे, या लाइक अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो आप लोगों को इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वो शो नहीं करेगा, और अगर आपके 50% से कम मार्क्स है तो फिर आपको कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स वो शो नहीं करेगा, वो फिर से वही प्रोग्राम्स ऑफर करेगा जो आप जिसमें आप एलिजिबल हो रहे होगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास सारे प्रोग्राम्स शो हो रहे होंगे, आपने उसमें से जो भी प्रोग्राम्स आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं उसको आपने लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टॉप पे रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे देखिए साथ में उसने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साथ में बताते जाना है।
अब यहाँ पे जो आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। वो ये इसीलिए क्योंकि अगर आपकी प्रेफरेंस गलत होगी तो आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। वो कैसे, वो ये कि जब अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको मैं फोर्थ फिफ्थ चॉइस पे रख दूंगी, तो फिर जब मेरा मेरिट बनेगा तो वो पहला वाला प्रोग्राम जो मैंने रखा उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। फिर वो आपका जो पोर्टल है वो ये नहीं देखेगा कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो ये देखेगा कि आपने वो उसको 5वें नंबर पे रखा था। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी बाद की चॉइस थी, पहली चॉइस वो होगी जो आपने फर्स्ट पे सिलेक्ट की थी। सो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो कंपलसरी है, बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप उसमें अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी आप बाकी 4 की आप चॉइसेस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अप टू यू। अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। याद रखें कि आपकी एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी जो पहले 5 प्रोग्राम्स हैं, यानी कि ये जो इनकी फीस है ये आप लोगों की होगी 2500। और अगर आप लोग आर्किटेक्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी टोटल, अगर आप यहाँ से भी किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आप लोगों की हो जाएगी 5000। ठीक है, तो ये आप लोगों की प्रेफरेंसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करना है, तो नेक्स्ट पे आप लोगों के पास आ जाएगा लेबर कोटा। अगर आप लोग अब लेबर कोटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग टिक करेंगे लेबर कोटा के ऊपर। लेबर कोटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्कर नेम, वर्कर जो आपके फादर जो वर्कर हैं वो उनका नेम लिखेंगे, अपने फादर का, जो आपके भाई हैं, कोई भी आपका जो ब्लड रिलेशन है, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके फादर हैं जो लेबर कोटा में है, ये वर्कर हैं, उनका नाम लिखना है, इनका CNAC लिखना है, वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री का नंबर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये रेड स्टार इस पर लगा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं वहाँ पे, उनकी क्या पोस्ट है वो लिखेंगे। EOBI नंबर ये अगर है तो लिख दें, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ दें इसको। सोशल सिक्योरिटी नंबर ये भी आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, इसके ऊपर स्टार नहीं लगा। फैक्ट्री का क्या नाम है, फैक्ट्री का एड्रेस क्या है, फैक्ट्री की मेल क्या है, फैक्ट्री का URL क्या है। मेल फैक्ट्री की और URL अगर आपके पास नहीं है आप इसको एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं, और अगर है तो आप लिख भी सकते हैं। फैक्ट्री का एड्रेस और नाम जो है वो कंपलसरी है। अगर आप लोग लेबर कोटा स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको अप्लाई फॉर लेबर कोटा के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ छोड़ के सेव एंड मूव नेक्स्ट पे चले। अब अदर इन्फॉर्मेशन में वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, यानी कि जिसमें आप लोग ट्रांसपोर्ट का आप फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, येस और नो। अगर येस है तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर दें, और नो पे क्लिक करना चाहते हैं तो नो। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको लिखनी होगी, अदरवाइज इसको आप अनचेक्ड रहने दें। हाउ डू यू नो अबाउट द कॉमसेट्स, कॉमसेट्स के बारे में आपको कैसे पता चला? आप लोगों को कॉमसेट्स के सोशल अकाउंट से पता चला, कॉमसेट्स की वेबसाइट से पता चला, या आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पता चला? तो वो आप लोग बता सकते हैं कि आपको यूट्यूब से पता चला, फेसबुक से पता चला, एडवर्टीजमेंट से पता चला, कॉमसेट्स की वेबसाइट से पता चला, फ्रेंड से पता चला, या कॉमसेट्स के टीचर्स से पता चला, या आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स से पता चला, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और सोर्स क्या है, रेफर्ड पर्सन। अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से यूट्यूब वगैरह लिखोगे तो यूट्यूब हैंडल में फिर वो पूछेगा, और वो आपको नाम ही सिर्फ यहाँ पर कॉमसेट्स के जो भी होंगे उनके बारे में पूछेगा कि आपको यहाँ पे किस तरीके से पता चला। ठीक है, और अगर आप सिबलिंग्स वगैरह से लिखेंगे तो फिर आपको वो पूछेगा कि उसका सोर्स क्या था, तो वो आपसे पूछेगा। तो ये आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर देनी है, ये आपके ऊपर है, ये आपने फिल करनी है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग इसको फिल कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर सेव करेंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आ जाएगा वो आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को यहाँ पे उसने कहा है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट इमेज साइज फॉर ईच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट मोर देन 2 MB। यूज़ इमेज साइज reducer टूल लाइक दिस वन टू रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज इफ़ हायर देन 2 MB। आप लोगों ने यहाँ पे अपने जब मैट्रिक का देखें, आप लोगों के पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, पहली बात ये है। ठीक है, आपकी इमेज क्लियर होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी वो कटी फटी सी पिक्चर ना हो, ब्लैक एंड वाइट इतनी ज़्यादा ब्लर ना हो, या टू बहुत ज़्यादा वो शाइनी भी ना हो कि वो आपके नंबर्स नज़र ना आए।
बिल्कुल क्लियर आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। और उसको फिर आप लोगों ने अपलोड करना है। अब अपलोड करते वक्त अगर आपको इशू आ रहा है कि वो अपलोड नहीं हो रही है, तो उसका इशू ये है कि आपकी इमेज जो है वो 2 MB से बड़ी है, वो इसीलिए अपलोड नहीं हो रही। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आप किसी भी इमेज कंप्रेसर के ऊपर जाएँ, वहाँ पर अपनी वो इमेज को अपलोड करें। और ये जो वेबसाइट इमेज कंप्रेसर अगर आप अच्छी वाली यूज़ करेंगे तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप उसमें अपलोड करते हैं, तो जब आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, जब आपकी इमेज कंप्रेस हो जाती है, आप उसको डाउनलोड कर देते हैं, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से डिलीट हो जाती है। सो आपकी प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होता। तो आप लोग किसी भी इमेज कंप्रेसर के ऊपर जाके इमेज को डाल के कंप्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद वो इमेज आपकी डिलीट हो जाती है उन वेबसाइट्स के ऊपर से। तो आप लोगों ने अपने मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का और अपनी जो पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप है, और अगर आप लोगों ने NTS का टेस्ट दिया है तो उसका रिजल्ट, इन सब चीज़ों को आपने अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों की फ़ीस कंफर्मेशन आएगी, वो फ़ीस कंफर्मेशन करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को लेबर कोटा के अंदर अप्लाई करने के लिए भी बता दिया। आप में से जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर लेबर कोटा, वो लाजमी तौर पर उसमें अप्लाई करें। उसमें अप्लाई कोई स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स या गार्डियन में से कोई भी वर्कर हो किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमर्स यूनिवर्सिटी एडमिशन schedule and admission programs and all about you must need to know about ComScience University. So dear students, अब बात करते हैं कि ComScience University कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच हाईली रिकमेंडेड है फॉर ComScience University एंड NTS NET प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ComScience University के एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों को के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने डिज़ाइन किया है सुपर स्पेशल बैच ऑफ द ईयर 2026, जिसके अंदर आप लोग इनरोल हो सकते। तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने ये स्पेशल एंट्री टेस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए बैच को डिज़ाइन किया, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास है 4 जून। 4 जून तक आप लोग 4 जून से पहले पहले आप लोग इनरोल हो सकते हैं इस बैच के अंदर। आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, और NTS NET के लिए आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, क्योंकि NTS NET के लिए स्टूडेंट्स का लूप होल ही यही होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस इज़ योर कोर्स। देखें, आप लोगों ने ये चीज़ तो शुरू से सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके आप लोग कहेंगे हम लोग NTS NET की प्रिपरेशंस कर लेंगे और हम NTS NET का टेस्ट दे देंगे, तो आप लोग गलती पर हैं। प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों से एनालिटिकल रीजनिंग नहीं सॉल्व होनी, आप लोगों से क्वांटिटेटिव नहीं सॉल्व होनी, आप लोगों से सब्जेक्ट के MCQs के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं सॉल्व हो रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने कॉमसेट्स और NTS NET की प्रिपरेशंस के लिए सुपर स्पेशल बैच जो है उसको आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। तो अगर आप लोग हमारे इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है आपको 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमसेट्स के NTS NET की प्रिपरेशंस की लास्ट ईयर, उनकी सिलेक्शन हुई है कॉमसेट्स के अंदर। आप लोग देख सकते हैं, इस्लामाबाद कैंपस हो, लाहौर कैंपस हो, हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स की मल्टीपल कैंपस के अंदर पाकिस्तान जो कॉमसेट्स के डिफरेंट 7 कैंपसेस हैं उसके अंदर सिलेक्शन हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, बिजनेस की फील्ड्स हो, या फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो, साइकोलॉजी की, साइंसेस की फील्ड्स हो, बिजनेस की फील्ड्स हो, आर्किटेक्चर की फील्ड हो, हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने 2025 के अंदर, चाहे वो फॉल के थे चाहे वो स्प्रिंग के थे, उनकी सिलेक्शन हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इसी तरीके से कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्लियर करना होगा अपना NTS। अब आप लोग बेशक आपकी मर्जी है, आप NTS NET देना चाहते हैं, NTS NET 6 और 7 देना चाहते हैं, या कॉमसेट्स का NTS देना चाहते हैं, आप लोगों को हम लोग इन दोनों एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा देंगे हमारे जो सुपर स्पेशल बैच है उसके अंदर। आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारे इस सुपर स्पेशल बैच के अंदर।
आप लोगों को हमारे बैच के अंदर एक्सपर्ट मेंटोरशिप मिलेगी, हमारे बैच के अंदर आप लोगों को ऐसा प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी कि आप लोग उनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोग उतना अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकेंगे। एनालिटिकल स्किल्स और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग में स्टूडेंट्स को बहुत इशू होता है, उसके अंदर आप लोगों को हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप लोग एनालिटिकल और क्वान्टिटेटिव के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एस कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 4 जून इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की लास्ट डेट है। सो अगर आप लोगों ने भी इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी है तो आप लोगों को 4 जून से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी होगी। आप लोग इस 4 जून के आने का बिल्कुल वेट ना करें, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और लिमिटेड हमारे पास टाइम भी है। अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 4 जून से पहले पहले आप लोग लाजमी तौर पर खुद को इस बैच के अंदर इनरोल करवा लें। और वैसे भी अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप लोग मजीद वेस्ट करें और 4 जून के आने का वेट करें। आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम रह चुका है। अब आप लोगों को मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के इश्यूज बताऊँ ना, अब स्टूडेंट्स को आप लोगों को मैं बताऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि टाइम पे डिसीजन लेने का अब आप लोगों के पास इतना कम टाइम है कि अगर आप लोगों ने अभी भी टाइम पे डिसीजन नहीं लिया ना तो आप लोग को मसला होगा। देखें, अब जिन स्टूडेंट्स को हम पहले कहते थे कि एनटीएस नेट की पहले ही 5वां जो एनटीएस है उसी को ही अच्छे से दे दें, उसी को अच्छे से दे दें, आप लोगों को आगे बहुत मसला होगा कि बहुत एंटी टेस्ट आ जाएंगे, आप लोगों के लिए सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहे होते हैं ना वो ये आ रहे होते हैं कि एनटीएस नेट और पंजाब यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट एक ही दिन आ रहा है, आप क्या करें, डेट चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया होगा एनटीएस के अंदर उनके पहले अच्छे मार्क्स आ गए होंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ गया। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट तो बार बार जो है वो उसकी डेट तो नहीं चेंज हो सकती, ना ही एनटीएस की डेट चेंज हो सकती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो अभी नेक्स्ट अनाउंस ही नहीं हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे किस तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या तो आपको एनटीएस छोड़ना पड़ेगा या पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें से किसी एक पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास फिर ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों को कहा जाता है कि एनटीएस नेट को पहले से कवर अप कर लें आप, ठीक है, उसमें अच्छे मार्क्स पहले से लेके रख लें। तो उसके अलावा आप लोगों के पास भी बाकी एंटी टेस्ट भी आ जाते हैं। तो वो आप लोगों के पास अब मज़ीद इतना टाइम नहीं बचा है कि आप जो जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आई नो कि आप लोगों के लिए टाइम बहुत क्रूशियल है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं, एंट्री टेस्ट है, इतना कुछ है और लाइफ ऐसी टफ हुई पड़ी है, ऐसी हैक्टिक हुई पड़ी है, ईद तक हमने इंजॉय नहीं की सही से। और ईद अगर किसी ने इंजॉय की भी है तो बाद में बस ये है कि ईद के बाद हमारी अब सारी टफ रूटीन जो है वो दोबारा से कंटिन्यू होने जा रही है, रिव्यू होने जा रही है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो भी अपने एडमिशन्स को सिक्योर करना चाहते हैं ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ फेज से गुजरना पड़ेगा। देखिए, डायमंड मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर यही आप लोगों को मोटिवेशन दूंगी और देती रहूँगी कि जब भी एक डायमंड बनता है ना, वो डायमंड एक कोल की शेप में होता है, वो पहले कोयला होता है, ज़मीन का प्रेशर उसको हीरा बनाता है। तो आप लोगों ने भी चूँकि हीरा बनना है तो हीरा बनने के लिए आप लोगों को इतने प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। फिर वो जो हीरा होता है वो इतना शाइनी नहीं होता, फिर उसकी जो रगड़ाई होती है, उसकी कटाई होती है और फिर वो जब कट कट के रगड़े खा खा के वो इतना शाइनी और चमकदार बनता है। और फिर इसी तरीके से जो कुंदन से सोना बनता है। तो आप लोग भी इस तरीके से ही आप लोग खुद को यही समझे, आप लोगों ने खुद को हीरा बनाना है, खुद को सोना बनाना है एक चमकता हुआ। तो फिर आप लोगों को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब आप ये पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे, पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर आप लोग ही सोना या कुंदन आप लोग सोना या हीरा बन सकेंगे। सो आप लोगों ने अभी तक अगर ये डिसीजन नहीं लिया कि आप लोगों ने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोग बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लें। उसके बाद आप लोग अपनी ये फिक्र छोड़ दें कि एडमिशन होगा कि नहीं, बस अपनी तैयारी पक्की करें। जो आपको बैच के अंदर लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो एंटी टेस्ट के लिए आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपको बैच के अंदर करवाया जा रहा है सब कर दें। उसके बाद आपका एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। जो सी यूनिवर्सिटी के अंदर लेना चाहते हैं उसमें हो जाएगा, जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, अगर आपकी कंप्यूटिंग के अंदर डिज़ायर है, इंजीनियरिंग के अंदर डिज़ायर है, जिस पे भी एडमिशन लेना चाहेंगे ना उसमें एडमिशन हो जाएगा। बस बात ये कि एक बैच ज्वाइन कर लें और दूसरा बैच के अंदर जो जो पढ़ाया जा रहा है बस वो कर लें, फिर उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म है। लेकिन आई नो कि ये बात कहने में बहुत आसान है
और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंट्रोवर्सीज भी करते हैं कि ये बात कहने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत किए बगैर आप लोग कैसे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद आप कंप्यूटिंग, जिसके अंदर कंप्यूटिंग या ऐसी फील्ड जिसके अंदर कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी इतनी सेचुरेशन है, उसमें आपने खुद को खड़ा करना है, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आप लोग भी अगर पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में कॉम सेट्स के किसी कैंपस में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों को करनी होगी मेहनत। और उस मेहनत के लिए आपको करना होगी एंटी टेस्ट की प्रॉपर वे से प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के अंदर ये भी ज़रूरी है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव और रेलिवेंट भी होनी चाहिए। आप कॉम सेट्स के एनटीएस की प्रिपरेशन और जनरल एनटीएस नेट की प्रिपरेशन, इन दोनों की प्रिपरेशंस के लिए आप लोग को पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन है 4 जून। 4 जून से पहले पहले आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना है। जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप में पहले करना है सेव। वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करना है। आप लोगों को बैच के बारे में कोई भी क्वारी है आप पूछ सकते हैं। कॉमसेट्स की मैंने जो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, किसी भी इन्फॉर्मेशन की समझ ना आए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बैच के अंदर इनरोलमेंट भी इसी नंबर से ले सकते हैं। और आप लोगों ने अब इस नंबर को सेव करने में और इस नंबर पे कांटेक्ट करने में बिल्कुल देर नहीं लगानी, और एज सून एज पॉसिबल 4 जून से पहले पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैच के अंदर इनरोलमेंट लाजमी ले लेनी है, ताकि आपका नाम भी ऐसे स्टूडेंट्स में शामिल हो सके जो डिफरेंट कैंपसेस ऑफ कॉमसेट्स के अंदर अपना एडमिशन लिए बैठे हैं और अपना एडमिशन सिक्योर करके अब अपने यूनिवर्सिटी के जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोग भी 2026 के रिजल्ट्स में शामिल होना चाहते हैं और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। एज सून एज पॉसिबल इसके अंदर इनरोलमेंट लें। आज की वीडियो इतनी ही होगी, और ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। और मैंने जितनी चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताई, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन हो, यू मे कॉन्टेक्ट अस एट 0304066600 एंड यू मे आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछना चाहें तो वहाँ पे भी आपको इनबॉक्स में रिप्लाई मिल जाता है। सो दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, यू मे कॉन्टेक्ट विद अस। We are available for all of you, for all the passings of past education system. All the very best wishes for your anti-test preparations. Once again, Allah Hafiz.